हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में 2 अंकों में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में अध्याय 8 से लेकर अध्याय 12 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को समाहित किया गया है। शुरुआत करते हैं हम अध्याय 8 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। जीव जनन कैसे करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? उत्तर, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में तभी स्थानांतरित हो सकता है जब जनक डीएनए स्वद्विगुणन कर अपनी प्रतिकृति बनाता है। अतः जनन की मूल घटना ही डीएनए की प्रतिकृति बनना है। प्रश्न क्रमांक 2, अलैंगिक व लैंगिक जनन में क्या अंतर है? उत्तर, अलैंगिक जनन जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता तथा एकल जीव ही अपने समान संतानों को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण व निषेचन होता है तथा 2 जीव मिलकर नए लक्षणों वाली संतानों को जन्म देते हैं, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 3, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? उत्तर, कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती से नवीन पौधे पैदा होते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। उदाहरण, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। प्रश्न क्रमांक 4, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, इस प्रक्रिया में नए पौधे शीघ्र तथा आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऐसे पौधों में भी इस विधि से उगाया जा सकता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता। इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? परागण पराग कणों का पुंकेसर के पराग कोश से स्त्री के शर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, जबकि निषेचन पराग कणों में उपस्थित नर युग्मक तथा अंडाशय में स्थित मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया है। प्रश्न क्रमांक 6, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? मानव में वृषण के कार्य, मानव वृषण में नर जनन कोशा अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है जो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। प्रश्न क्रमांक 7, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? उत्तर, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्त्राव शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। यह स्त्राव शुक्राणुओं को एक तरल माध्यम प्रदान करता है जिससे इनका स्थानांतरण सरलता से हो सके। प्रश्न क्रमांक 8, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर, यौवनारंभ के समय लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, जननांगी क्षेत्रों में बाल गुच्छ निकल आते हैं, स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजुधर्म प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है अर्थात प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। उत्तर, गर्भस्थ भ्रूण को पोषण देने के लिए मां के गर्भाशय की दीवार में एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति मां के रक्त से करती है। प्रश्न क्रमांक 10, मानव मादा में अंडाशय के क्या कार्य हैं? अंडाशय में मादा जनन कोशा अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त यह कुछ हार्मोन भी स्रावित करता है जो अंडाणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लड़कियों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, फलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका के कार्य लिखिए। फिलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका, यह अंडाणु को ग्रहण करती है। इसमें अंडाणु का
निषेचन होता है तथा यह निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज को गर्भाशय में प्रेषित कर देती है। प्रश्न क्रमांक 12, गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम लिखिए। उत्तर, निरोध, लूप, कॉपर टी, मालाडी एवं पुरुष व महिला नसबंदी आदि कुछ गर्भ निरोधक युक्तियों या तरीकों के नाम हैं। प्रश्न क्रमांक 13, ऋतुस्राव क्यों होता है अथवा ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? उत्तर, अंड के निषेचित न होने की अवस्था में गर्भाशय की दीवारों पर जमी मांसल परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न अध्याय 9 की ओर, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। प्रश्न क्रमांक 1, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? उत्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई भी स्पीशीज का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि उस स्पीशीज में विभिन्नताएं हो तो वे उन परिस्थितियों के अनुकूल हो जाती हैं तथा जिंदा रहती हैं। अतः विभिन्नताओं से किसी स्पीशीज के अस्तित्व की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 2, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? मेंडल के द्विसंकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी के अंतर्गत 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनमें 2 जनकों के समान तथा 2 जनकों से भिन्न होती हैं। इससे पता चला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? आनुवांशिकी के दृष्टिकोण से बाघों की संख्या में कमी होना उनकी समष्टि के विलुप्त होने का संकेत है, इसलिए यह चिंता का विषय है। प्रश्न क्रमांक 4, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण जनन कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए या जीन को प्रभावित नहीं करते, इसलिए वे वंशानुगत नहीं होते। प्रश्न क्रमांक 5, लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए या मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर, मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण पुरुष के 23वें जोड़े के XY लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। जब Y लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन में भाग लेता है तो संतान पुत्र होता है, और जब X लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन में भाग लेता है तो संतान पुत्री होती है। प्रश्न क्रमांक 5, गुणसूत्र क्या हैं? उत्तर, गुणसूत्र जीन्स को वहन करने वाली जीव द्रव्य इकाइयों को जो उत्तरोत्तर कोशिका विभाजन द्वारा द्विगुणन करती हैं गुणसूत्र कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक 6, जीन क्या हैं? उत्तर, जीन गुणसूत्रों पर स्थित वे डीएनए खंड जो प्रोटीन संश्लेषण द्वारा लक्षणों की अभिव्यक्ति करते हैं जीन कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिए या आनुवांशिकता का प्रथम नियम बताइए। उत्तर, प्रभाविता का प्रथम नियम, जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े के मध्य क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी गुण या लक्षण दिखाई देते हैं। गुणों की यह प्रवृत्ति प्रभाविता तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8, मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए या मेंडल की आनुवांशिकता का द्वितीय नियम बताइए। उत्तर, पृथक्करण का द्वितीय नियम, जब पहली पीढ़ी में बने प्रभावी लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो अप्रभावी कारक या जीन युग्मकों के माध्यम से पृथक होकर दूसरी पीढ़ी में अपना लक्षण व्यक्त करता है। कारक या जीन की यह प्रवृत्ति पृथक्करण तथा यह नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 9, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखिए अथवा मेंडल का आनुवांशिकता का तृतीय नियम बताइए। उत्तर, स्वतंत्र अपव्यूहन का तृतीय नियम, भिन्न भिन्न लक्षणों को प्रकट करने वाले कारक या जीन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों
एवं संतानों में जाते हैं। कारकों या जीन्स की इस प्रवृत्ति को स्वतंत्र अपव्यूहन एवं इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, मेंडल को प्रयोगों द्वारा कैसे ज्ञात हुआ कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं? मेंडल ने अपने प्रयोगों में देखा कि संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में केवल कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं तथा कुछ लक्षण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वे प्रभावी तथा जो लक्षण छिप जाते हैं वे अप्रभावी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, आनुवंशिकता क्या है? आनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? उत्तर, आनुवंशिकता जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है तथा यह लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, आनुवंशिकी से आप क्या समझते हो? उत्तर, आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता, आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशानुगतिकी का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 13, विभिन्नताएं क्या होती हैं? उत्तर, विभिन्नताएं एक ही जनक से उत्पन्न संतानों में समानता होते हुए भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं। वे एक दूसरे से कुछ गुणों में भिन्न होते हैं। यह भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 14, अब हम बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न अध्याय 10 की ओर, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रश्न क्रमांक 1, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? दिया है आपको गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है अर्थात F बराबर R बटा 2। तो F बराबर आप R की जगह 20 सेंटीमीटर रखेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, फोकस दूरी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अतः गोलीय दर्पण की अभिष्ट फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 2, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। उत्तर, अवतल दर्पण के 2 उपयोग। पहला, सेविंग दर्पण में इसका प्रयोग होता है जिससे दाढ़ी का बड़ा प्रतिबिंब बन सके। दूसरा, नाक, कान, गला, दांत एवं आंख का परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। उत्तर, उत्तल दर्पण के उपयोग। पहला, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इनका उपयोग होता है ताकि बहुत बड़े क्षेत्र का सीधा व छोटा प्रतिबिंब बन सके। दूसरा, सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ताकि प्रकाश बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए। प्रश्न क्रमांक 4, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से अभिप्राय है कि प्रकाश की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का 1/2.42 गुना होती है। अर्थात हीरा सर्वाधिक सघन माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। प्रश्न क्रमांक 5, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। उत्तर दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर 2 मीटर। हमें निकालना है अवतल लेंस की क्षमता P बराबर 1/F अर्थात फोकस दूरी मीटर में। P बराबर 1/F की जगह हम रख देंगे 2 मीटर, 1 को 2 से भाग लगाएंगे, P बराबर 0.5 D। चूंकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है अतः अवतल लेंस की अभिष्ट क्षमता बराबर ऋण 0.5 डायोप्टर होगी। प्रश्न क्रमांक 6, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन (1) है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिंब के बराबर सीधा तथा दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनेगा। प्रश्न क्रमांक 7, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी अपारदर्शी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
प्रश्न क्रमांक 8, परावर्तन के नियम लिखिए। उत्तर, परावर्तन के नियम। पहला, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान परस्पर बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 9, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से मुड़ जाना, विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 10, अपवर्तन के नियम लिखिए। उत्तर, अपवर्तन के नियम। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक, यह स्नेल का नियम कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन, किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन उस युक्ति अर्थात दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई व बिंब की लंबाई का अनुपात होता है। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा बिंब की ऊंचाई h। प्रश्न क्रमांक 12, अपवर्तनांक से क्या समझते हैं? उत्तर, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक अर्थात n21 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2। प्रश्न क्रमांक 13, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? इसका मात्रक क्या है? उत्तर, लेंस की क्षमता, लेंस की मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। सूत्र, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f अर्थात फोकस दूरी मीटर में। बढ़ते हैं हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न अध्याय 12 विद्युत। प्रश्न क्रमांक 1, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा चालक के पदार्थ की प्रकृति। प्रश्न क्रमांक 2, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला है तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उनमें समान विद्युत स्रोतों में संयोजित किया जाता है और क्यों? उत्तर, मोटे तार में होकर विद्युत धारा अधिक बहेगी क्योंकि इसका विद्युत प्रतिरोध कम होता है। प्रश्न क्रमांक 3, फ्यूज वायर या सुरक्षा तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? उत्तर, फ्यूज वायर उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक वाला तार है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जब भी विद्युत परिपथ में अतिभारण या लघुपथन के कारण धारा का मान बढ़ जाता है तो फ्यूज वायर में ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसका ताप बढ़ जाता है तथा फ्यूज वायर पिघलकर टूट जाता है और घर के उपकरण बच जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, विद्युत टोस्टरों एवं विद्युत इस्त्रियों में तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए विद्युत टोस्टरों एवं विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? उत्तर, श्रेणी क्रम में संयोजित युक्तियों में समान धारा प्रवाहित होती है जबकि प्रत्येक युक्ति या उपकरण को कार्य करने के लिए अलग अलग विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है जो पार्श्व क्रम में ही संभव है।
इसके अतिरिक्त एक युक्ति के खराब हो जाने पर श्रेणी क्रम में सभी युक्तियां कार्य करना बंद कर देंगी, जबकि पार्श्व क्रम में एक युक्ति के खराब या बंद हो जाने की स्थिति में भी अन्य युक्तियां या उपकरण कार्य करते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। उत्तर, विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है। प्रश्न क्रमांक 7, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। विभवांतर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक भी वोल्ट है। प्रश्न क्रमांक 8, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। विद्युत धारा एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। प्रश्न क्रमांक 9, ओम का नियम लिखिए। उत्तर, ओम का नियम किसी परिपथ में संयोजित चालक की भौतिक परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं किया जाए तो उसके सिरों के मध्य लगे विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात V समानुपाती I, V बराबर R I, R बराबर V बटा I, जहां R चालक तार का विद्युत प्रतिरोध है। प्रश्न क्रमांक 10, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध चालक की परमाणु संरचना के कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाह में उत्पन्न अवरोध के परिमाण को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। प्रश्न क्रमांक 11, 1 ओम प्रतिरोध से आप क्या समझते हो। 1 ओम प्रतिरोध यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। प्रश्न क्रमांक 12, विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम मीटर है। प्रश्न क्रमांक 13, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। उत्तर, विद्युत शक्ति किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक वाट है। प्रश्न क्रमांक 15, 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होती है। 1 वाट विद्युत शक्ति यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की विद्युत ऊर्जा की हानि हो रही है तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 16, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हो। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होने की यह परिघटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। उदाहरण, बल्ब एवं फ्यूज तार। प्रश्न क्रमांक 17, 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हो। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट माना जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।